ठीक, मिक्स कॉम्बिनेशन तक आपका हो गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सीरीज क्या कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन, तीनों कंडीशन आपकी हो गई थी। नेक्स्ट आपका आता है बेटा जो आपको सेल है, उस पर क्वेश्चन में कराया था, क्वेश्चन हुआ था। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी थी बेटा क्या, जो सेल के कॉम्बिनेशन है, कमी बेटा कौन सा नहीं लगा बेटा? लाइए, क्वेश्चन बोला गया था कौन सा? क्वेश्चन रीड करो बेटा, लगा नहीं था? कितना आया था बेटा? हाँ जी, करंट, और कुछ पूछा था? कौन नहीं लगा जी, जो बोला गया था? नहीं सर ये मिक्स है, मिक्स सेल वाला। जो दो ये सीरीज में हो गए, दो ये सीरीज में हो गए। सर ये फार्मूला नहीं लगा सकते? कौन सा? ये वाला जो ये इसमें लगा था। लगा सकते हैं, नहीं लग रहा सर ये। नहीं लगेगा। अगर आपने सही, जैसे यहाँ पे क्या है, दो सेल हैं सीरीज में हैं, तो अगर आई की वैल्यू आपको टोटल आई निकालना है तो आई की वैल्यू कितना होता है, एन इंटू ई, मतलब एक रो में जो आपके सेल है, एन ई अपान कितना आपने लिखा था, कैपिटल आर प्लस इसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो आता था एन आर बाई एम, एन आर बाई एम। एन की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू भी है 2, तो 2 इंटू आर अपान 2, 2 कट जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर नहीं हो जाएगा। देखो आपने फार्मूला जो लिखा था मिक्स कॉम्बिनेशन में बेटा, मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट निकालने के लिए फार्मूला आपका आया था, एन नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो था, एन ई अपान आर प्लस एन आर बाई एम लिखा था, ये लिखा था ना। एम नंबर ऑफ क्या रो होते थे, और एन नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो आपने लिखा था, एम बेटा नंबर ऑफ रो, और एन जो होता था नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। ठीक, आप 2 दिन गायब थे बेटा, तबीयत खराब हो गई, ठंडी से बच के रहो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, कमिंग कोई है, एन की वैल्यू 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा 2 वोल्ट है, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2 वोल्ट है। आर की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम है, 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, प्लस एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.5 ओम। ठीक, सही है ना। और जितना नंबर ऑफ रो क्या सेल थे ईच रो में, उतने ही रो भी यहाँ पे 2 रो हैं, और 2 आपके सेल्स ईच रो में है, तो एम की वैल्यू भी 2 हो गया बेटा, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कमिंग बेटा 11 पॉइंट क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये टोटल करंट आपका हो गया, ये टोटल करंट हो गया। अगर करंट इन ईच रो निकालोगे तो उसी का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, ये टोटल करंट है आपका, टोटल करंट जो आपका फ्लो करेगा उसकी वैल्यू आपकी हो गई दिस। अगर करंट इन ईच रो की बात आप करेंगे, करंट इन ईच रो, तो कंडीशन क्या बनेगा, करंट इन ईच रो, ईच रो में अगर करंट की वैल्यू आप निकालोगे तो आई डैश की जो वैल्यू होगी वो आई बाई कितना, भाई दोनों में दो सेल हैं, सेम रेजिस्टेंस है, तो दोनों से करंट आने वाला क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो कंडीशन जो आपकी बनेगी आई बाई कितना हो गया 2, आई की वैल्यू कितना है 4 अपान 11.5 बाई 2 करोगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 अपान 20 कितना 3 हो जाएगा, यही तो आया था। 4 बाई कितना हो गया बेटा 23 हो गया। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, पढ़ लिया है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंसेस का, आपका वो हो गया था। आपको किरचॉफ्स लॉ नेक्स्ट आपके यहाँ है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा आपने, किसी को याद है बेटा किरचॉफ्स लॉ क्या है, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? 2 लॉ बताया गया था, पढ़ाया गया होगा आपको, एक जंक्शन लॉ
और एक मेश ला या लूप ला, ठीक। तो क्या होता था, कुछ याद आ रहा है बेटा? जी, फर्स्ट ला ही बता दो। हाँ हाँ, देखो बोला जाता है एट द जंक्शन पॉइंट टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। किसी जंक्शन पॉइंट पे टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट की वैल्यू क्या होती है आपकी? सेम होती है। टोटल इनकमिंग करंट एंड टोटल आउटगोइंग करंट आर क्या? सेम एट द जंक्शन पॉइंट। तो जंक्शन पॉइंट पे टोटल इनकमिंग और टोटल आउटगोइंग करंट की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो लिखेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे फर्स्ट लॉ आपका होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ भी कहते हैं बेटा, इसी को जंक्शन लॉ कहते हैं, ठीक। और बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ किस पे? चार्ज, ठीक। और सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। ये कंडीशन आपका होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं किसी जंक्शन पॉइंट पे, कोई अगर जंक्शन पॉइंट है तो टोटल इनकमिंग करंट, ठीक, एंड टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक, ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि नेट करंट एट द जंक्शन पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा? जीरो। जितना आया उतना निकल गया, ठीक। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होगा? आउटगोइंग करंट हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग दिखाएंगे तो सपोज दैट I1, I2, I3, I4, I5, ठीक। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है समेशन ऑफ क्या? I विल बी क्या? जीरो एट द जंक्शन पॉइंट, दैट इज टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो समेशन I की जो वैल्यू आपका होता है एट जंक्शन पॉइंट इक्वल टू जीरो, दैट इज, ठीक, इनकमिंग करंट यानी I1 प्लस I2 प्लस क्या? I3। इनकमिंग को अगर पॉजिटिव लेंगे बेटा तो आउटगोइंग को क्या लेंगे? निगेटिव, ठीक। तो माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो, या इसको उधर ले जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस कितना? I5। तो इसी को हम लोग जंक्शन लॉ कह लेते हैं या किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो लिखिएगा नहीं करिएगा, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लिखिएगा। Kirchhoff gives two law. Kirchhoff gives two law for determining current in different complex circuits. Current in different complex circuits. Different complex circuits. पहला लिखिएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जंक्शन लॉ कह लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। हो गया? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। देखिएगा, according to this law, net current, according to this law, net current at a junction point
नेट करंट एट ए जंक्शन पॉइंट, नेट करंट एट ए क्या लिखा है बेटा, जंक्शन पॉइंट, हो गया। नेट करंट एट ए जंक्शन पॉइंट विल बी जीरो, that is total incoming current equal to total outgoing current, total incoming current equal to total outgoing current, total incoming current equal to total outgoing current। ठीक, नेक्स्ट लाइन से एरो लगा के नोट कर लो। ये किस पे बेस्ड है बेटा, चार्ज। देखिए एरो लगा के नोट बनाना लीजिए, नीचे कलर चेंज कर लिया अगर कलर डिफरेंट हो तो। इट इज बेस्ड ऑन, कलर है तो बदल ले बेटा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे बड़ा लिखा करो भैया, तभी घर पे कॉपी नहीं खुलती, वो पढ़ने लायक बात है ही नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ऐसे नोट कर लीजिए, बना लीजिए। हो गया। आपकी पड़ोसी कहाँ रहेगी बेटा, अच्छा ग्रेजुएशन का, अच्छा रेलवे भी भरी है। आ जा बेटा, मतलब एक को वैकेंसी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हाँ देखो, सिलेक्शन तभी होता है जब आप उसका प्रिपरेशन किए होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपने फॉर्म भर दिया तो मार देंगे तुक्का हो जाएगा, है ना। तो ईमानदारी से ये है कि बिना पढ़े नहीं होता है, तो जिसको पढ़ रहे हैं उसको इतना फोकस करिए उसमें हो जाए। ठीक, हाँ नहीं साइंस हर सब में आता है, लेकिन साइंस सिलेक्शन कराने भर का सब में थोड़ी आता है। ठीक, वो तो सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी तभी होगा ना। वो भी जनरल साइंस आता है, इतना डेप में थोड़ी आता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है, एक चीज़ को आप पहले बड़े इत्मीनान से दिमाग में बैठा लो हमें करना क्या है। ठीक, और फिर उसके लिए जितना आप एफर्ट कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना कर लीजिए। बाद में पछताने ना हो, थोड़ा और मेहनत किए होते तो हो गया होता। जैसे होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा बचा बचा के करते हैं। ठीक, अब बाद में कहते हैं अरे यार थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो हो गया होता या और अच्छा हो गया होता। तो बचाइए नहीं, जितना है उतना लगा दीजिए। ठीक, जैसे जब रिजल्ट आए तो या पेपर मिले तो ये ना यार थोड़ा पढ़े होते और मेहनत किए होते तो मैं कर लेता या कर लेती है, तो ये सिचुएशन ना रहे। ठीक, और जब आप कई चीज़ों पे रहते हैं तो कंडीशन वही होती है कि साहब अच्छा ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये है वो है। एक चीज़ आप यूनिवर्सल है ना, ये अपनी जो सराउंडिंग है, मतलब जैसे ये निवासी जो भी है ऐसे छोटे मोटे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे लोगों के साथ एक ऑप्शन होता है, कुछ नहीं हमारे यहाँ खेती है हम खेतियाँ करेंगे। ठीक, उसके पास क्या दिमाग में होता है, कुछ नहीं भैया गन्ना बोएंगे और वो क्या ले जाएंगे मिल पे पैसा लाएंगे। लेकिन जो करता है जरा उससे पूछ लो कितना बचता है। ठीक, जो करता है अगर कोई है घर में, ठीक, तो उससे पूछ लो भैया कितनी मेहनत लगती है और कितना वहाँ से आउटपुट मिलता है, वो आपको ईमानदारी से बता देगा। ठीक है बेटा, हाँ वही कह रहे। ठीक है, वो बता देंगे कि कितनी उसमें क्या आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो उससे अच्छा है कि अभी क्या करिए, पढ़ लीजिए और कुछ बन जाइए। ठीक, और नहीं तो फिर जो आपके फ्यूचर आ रहा है ना, अभी हम लोग जब आपके एज में थे, मतलब जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे जो कास्ट था उसका 4 गुना लगभग कास्ट बढ़ गया है अभी। ठीक, इतने ही टाइम में, और आप जब हम लोग उसमें होंगे तब तक 20 गुना बढ़ा देंगे सब। अभी देखो कोविड के पहले और कोविड के बाद मार्केट में जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो भी ठीक कई गुना बढ़ रही। मेडिकल की आप ले लो, 2 साल पहले जो दवाएं 100 की आती थी 250 की मिल रही हैं।
ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत से पढ़ डालिए। ठीक, एक चीज आप डिसाइड कर लो, बनना क्या है। सब पे रहोगे नहीं, आज मूड किया तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल मूड करेगा तो किसी और की तैयारी करेंगे, परसों मूड करेगा कोई और करेंगे, तब वो फिर गड़बड़ रहता है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन आज के डेट में इजी नहीं है। ठीक, आप किसी को नहीं कह सकते कि वो फ्री में हो जाएगा। ठीक, तो किसी के लिए भी कहते हैं ज्यादा अगर रहेगा भी प्लान लेकर चलेंगे तो फायदा हो जाएगा। ऑप्शन बनाना चाहिए। ऑप्शन ही सबसे बड़ा हमारे लिए खतरनाक है। ठीक, जानते क्या होता है, तब मेरा वो अच्छा चलो इसमें नहीं होगा तो हम उसमें करेंगे, और हकीकत किसी में नहीं होगा जब तक आप लग के नहीं करोगे। ठीक, अगर जैसे आप है, मान लो आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब मेडिकल में अगर आपको ऑप्शन चूज करना तो मेडिकल में ही ऑप्शन चूज करिए। ठीक, चलो ठीक है हमारा एमबीबीएस में नहीं हुआ तो हम बीएमएस कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, लेकिन अब मेडिकल से पता लगा हम क्या कर लेंगे, यूपीपी की तैयारी कर लेंगे, क्या रिलेशन है भैया। ठीक, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, अभी हो सकता है आप लोगों के साथ में भी हो, पता लगा प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल का, कर रहे हैं बीए। ठीक, मतलब है ना, कर रहे हैं मेडिकल की प्रिपरेशन, कर रहे हैं क्या बीए। भैया आप बीए अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है तो बीए मतलब आप वहाँ जी रहे हो भाई, आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप वहाँ बिना पढ़े जाओगे तो क्या आप अच्छा कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में मेहनत करके अच्छा करिए। ठीक, अब या अगर चेंज करिए तो पूरा चेंज हो जाइए उसी के लिए, फिर आप इनको मत वो करिए। तो दो चीज़ नहीं, अगर जो फील्ड आप चेंज करिए चूज करिए वो उसी से रिलेटेड हो। जैसे मान लो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अब पता लगा हमारा मन ना करे, हम कहें अब कल से हिस्ट्री पढ़ाएंगे। भैया हिस्ट्री एबीसीडी नहीं पता, हम क्या पढ़ाएंगे यार, हम तो उस बच्चे से भी बेवकूफ़ होंगे जो क्या अभी पढ़ रहा होगा, तो हम पढ़ाएंगे कैसे। ठीक, तो हमेशा जो चीज़ आपने एक डिसाइड किया है उसी से रिलेटेड चीज़ों पे ही फोकस करिए। ठीक, ऐसा नहीं कि आप पता लगा क्या हमें आता कुछ और है और हम क्या कुछ और करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ नया करने जाएंगे ना वहाँ आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब आप जहाँ कुछ जानते हैं वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे वहाँ कैसे कर लेंगे, आप सोचो। हाँ, बात ये अलग है कि अलग अलग कंपटीशन के लेवल अलग अलग हैं। ठीक, तो अलग अलग जगहों पे कंपटीटर अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक, जैसे मान लो आप कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल कम है तो वहाँ कम लेवल के, लेकिन वहाँ भी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप जाएंगे तो आप साइंस वाले हैं वहाँ फ्री में हो जाएगा। ठीक, वहाँ भी आपको वही फेस करना पड़ेगा, और वहाँ आप जाएंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आगे वाला फिर आपसे अगड़ जाएगा, आप फिर पिछड़े रह जाएंगे। ठीक, इसलिए मेहनत करिए, जहाँ भी हैं ईमानदारी से करिए जिससे आउटपुट आपको मिल जाए। ठीक, हो गया बेटा आप। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ नेक्स्ट करेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ या इसी को लूप लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप लॉ कहते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ या लूप लॉ। और ये यूनिवर्सल है बेटा, हर पर्सन के पास एक कैपेबिलिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, बट जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब पता लगा आप क्या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो और 10th के स्टूडेंट से कंपेयर करो कि वो पता लगता है सुबह 8 बजे तक सोता है, ठीक, वो पता लगा घूमने जाता है, पार्टी अटेंड कर रहा है, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, आप उससे कंपेयर करो जो उस चीज़ को अचीव किया है, उससे पूछो कि भैया कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कैसे आपने किया। अब आप कंपेरिजन कर रहे हैं कि जो केडीसी में 3 घंटा जाके क्रिकेट खेलता है तो हम भी खेलेंगे। ठीक, यहाँ भी मित्र लोग हैं, वो लग जाता है यहाँ पे टूर्नामेंट। हाँ, ठीक, तो टूर्नामेंट छोड़ दीजिए, हो जाएगा उसके बाद करिएगा, कॉलेज में भी आपको मिलता है। ठीक है, वहाँ भी आपको क्या हाँ खेलने के लिए आपको वहाँ भी मिलेगा, बट अगर हो जाएंगे तो ठीक। इसलिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती तब जाके लोग होते हैं, बहुत आसानी से नहीं होते, लेकिन कोई चीज़ असंभव ही नहीं है। आप ही जैसे लोग होते हैं, आप ही जैसे यहीं बस्ती से, ठीक है, क्या कम से कम क्या ठीक पता नहीं कितने बच्चे जो है अपने आपके बस्ती से ही, ठीक है, अपने ही पढ़ाए हुए 500 से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक, तो जो हुए हैं ऐसा नहीं उनके पास कुछ अलग से था, लेकिन उन्होंने क्या किया, फोकस किया, उससे अकॉर्डिंग मेहनत किया, वो हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी होती है। आपके अभियोदय से भी बच्चे हुए, ठीक, हाँ, अच्छा ठीक है, कोई आए, हम लोग
पूछना चाहते हैं कैसे वो किया कैसे नहीं। कभी जैसे किसी करने वाले से मिले नहीं ना। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई? नहीं। चलो ठीक है, कोई आए तो एक दो लोग से वो बताते ही नहीं अपना रहस्य। बताते ही नहीं। हाँ हाँ, MBBS वालों की बात कर रहे हैं। सब ठीक, चलो ठीक है, आए लौट के तो बताते हैं। इस समय तो सबकी क्लासेस चल रही है, इस समय तो अभी है, अब छुट्टी वुट्टी में आएंगे तो फिर, लेकिन जब छुट्टी होती तो आप लोग की भी छुट्टी हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है जब लोग आते हैं तो आप लोग भी घर पे होते हैं। ठीक, चलो देखो। हाँ लिखिए नेक्स्ट। किचाप सेकेंड ला, तो इसे कहा पेटे लूप ला। बोला जाता है लूप ला इज बेस्ड ऑन, तो हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है इसमें, पहले हम समझ लेंगे। एक चीज आता है बार बार बेटा, साइन कन्वेंशन। ठीक, जैसे जब सेल होगा कब हम लोग उसके EMF को पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, कब आपको करंट अगर पास आउट हो रहा है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे, कब आपका क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेंगे बेटा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आएगा सेकेंड लॉ में। देखो जैसे ये सेल है बेटा, सेल में आपने पढ़ा है एक बड़ी यानी पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा निगेटिव। जो लार्ज साइज की प्लेट हम इंडिकेट करते हैं वो पॉजिटिव होता है, जो स्मॉल साइज का इंडिकेट करते हैं वो निगेटिव होता है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर इसका EMF E है, मान लो EMF ऑफ सेल कितना है आपका, E है। अब कंडीशन क्या होते हैं, अगर सेल के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मान लो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है, कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो उस कंडीशन में जो EMF का साइन लेंगे कितने लोग बताओगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ जी, चलो। अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो बेटा, तो उस केस में जो EMF होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव? सेल है, याद रखेंगे हम लोग जो कन्वेंशन अपने यहाँ यूज किया जाता है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में जो EMF का साइन लेते हैं वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। क्या हो गया बेटा? ठीक, तो अगर इमरजेंसी ना तो बोल दो भैया अभी हम क्लास में हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो EMF का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने पे EMF का साइन नेगेटिव। इसका उल्टा, अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, ठीक, तो EMF का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। याद रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो उस कंडीशन में साइन जो होगा वो कैसा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो वहां पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, दूसरा, अगर रेजिस्टेंस है और उसमें से करंट आपका फ्लो कर रहा है बेटा, सपोज दैट रेजिस्टेंस है R और करंट यहाँ से आपका I फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हो, इधर करंट की डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है वो -IR के बराबर होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, हाथ हटा ले बेटा, नींद आ रही है तुमको, हाथ हटा लो। ये जैसे सपोर्ट करोगे वो रेस्ट में चला जाता है। हाँ, तो उस केस में क्या होगा, अगर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे जो आपका क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो -IR के इक्वल होगा। कितना होगा, -IR के इक्वल होगा। अगर हम लोग रेजिस्टेंस है बेटा, अगर करंट हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू और हम लोग किधर आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, करंट के किधर जा रहे हैं बेटा, अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल, जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस -IR है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू क्या हो जाएगा, R के बराबर होगा। इसी को साइन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक, किसी भी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आप मूव करोगे तो वहाँ पे जो आपका EMF होगा उसका साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आप मूव करोगे तो साइन जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। करंट की डायरेक्शन में अगर आप फ्लो कर मूव कर रहे हैं किसमें, रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो नेगेटिव होगा। करंट के अपोजिट अगर हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू पास आउट हो रहे हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो आपका होगा किस डायरेक्शन में किधर होगा, वो चीज़ें हमारा यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हो जाएगा, नोट करिए, बना लीजिए, वैसे लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन लिख के वैसे नोट कर लीजिए।
ये नीचे जो है, ये एरो जो हमने नीचे लगाया है ना बेटा, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब हम लोग इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इधर से क्या आए, इधर की तरफ आए हैं, यहाँ पे इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो ये एरो जो हम लोग नीचे इंडिकेट कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, किधर की तरफ आप मूव कर रहे हो। तो साइन कन्वेंशन लिखिए, ऐसे नोट कर लीजिए, तब आगे लिखाया जाए। हो गया? हम देखो किरचॉफ लॉ जो हम लोग डिस्कस करते बेटा, तो लिखिएगा, हो गया? देखना, किरचॉफ और पॉइंट करो, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी देखो, एक हमने लिया बेटा, क्योंकि इसी को हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोज जो लूप्स बनेंगे, यानी मैसेज, उसी को मैश बोला जाता है। ठीक, तो मैसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक, क्लोज मैश के लिए हम लोग इस लॉ का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कंडीशन क्या होता है, अगर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्किट डायग्राम, ठीक, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, तो करंट हमारा यहाँ से रिलीज होगा, सपोज दैट I1 है, यहाँ से करंट आया I2। अब ये I2 इधर की तरफ से आ रहा है बेटा, और I1 इधर की तरफ से आ रहा है। अब इसे जाने के लिए रूट क्या मिलेगा भाई, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, ये क्या मिल गया आपको, जंक्शन पॉइंट मिल गया। अब जंक्शन पे इधर से I2 आया, इधर से I1 आया, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, इधर की तरफ I3 बन जाएगा। और फर्स्ट लॉ से हम लोगों ने जो कहा था, जंक्शन लॉ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग I3 की जो वैल्यू होगी I1 प्लस I2 के सम के इक्वल होगा। I1 प्लस I2 के क्या होगा, ठीक है, सम के बराबर होगा, यानी I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा I3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, यानी जंक्शन लॉ जिसे कहते हैं। अब ये कंडीशन बना, इस डायग्राम को देख के बेटा आप लोग बताओ, इसमें हम लोग कितने क्लोज लूप बना सकते हैं, 1 2 3 4। हाउ मेनी क्लोज लूप कैन बी डिजाइंड या फॉर्म्ड इन गिवन सर्किट। जो गिवन सर्किट है, ठीक, उसमें हम लोग कितना क्या क्लोज मेश बना सकते हैं, 2 और लोग 3 वाले हाथ उठाओ, अच्छा 2 वाले हाथ उठाओ, 4 वाले हाथ उठाओ, 1 वाले हाथ उठाओ, नहीं वाले, हाँ, और इनफाइनाइट वाले भी होंगे, नहीं कोई। मैश का मतलब बेटा, जिस रूट से आप जा रहे हो, ठीक, वो सेम रूट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब उतने मैश हम डिजाइन कर सकते हैं जब तक वही सेम चीज़ें आपकी पूरी रिपीट ना हो, आइडेंटिकल। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे लूप की बात करते हो, तो देखो हम डिजाइन कैसे करते हैं। एक लूप बेटा ये हमारा बन सकता है, बनेगा भाई, यहाँ से चले ऐसे घूम के आपने यहाँ पहुँच गए। ठीक, एक लूप हम लोग ऐसे बना लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे घूम के हम यहाँ पे पहुँच गए, 2 लूप।
एक ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बाहर आ जाओ, सेम चीजें नहीं रिपीट हुई ना, तो 3 लूप्स हम लोग यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। कितने? 3, बट रिक्वायरमेंट हमें 2 की है। कितने की है? 2 की है। तो लूप लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, फॉर ए क्लोज लूप नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट विल बी 0, यानी समेशन ई माइनस समेशन आई आर इक्वल टू 0, यानी नेट ईएमएफ की जो वैल्यू होगी या ई की वैल्यू होगी, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। अगर आप जहाँ से स्टार्ट किए फिर वहीं पहुँच गए, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया फिर लौट के अगर आप यहीं पहुँच जा रहे हो तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ऐसे इस लूप के लिए पूरा क्लोज लूप में अगर जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप दोबारा पहुँच रहे हैं तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और नेट आपका पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि V इक्वल टू ई माइनस आई आर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, तो उस कंडीशन में समेशन ई माइनस समेशन आई आर इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया फिर आप वहीं पे पहुँच गए। तो अगर वहीं पहुँच जाते हैं तो किसी भी सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आपकी होती है वो 0 होती है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया अगर वहीं आप पहुँच रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके सर्किट के लिए होगी वो क्या हो जाती है? आपकी 0 होगी। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लिख लिया, नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर ए क्लोज लूप, उसी को मेश भी बोला जाता है बेटा, फॉर ए क्लोज लूप for a closed loop net potential difference net potential difference will be net potential difference will be क्या होगा? 0, that is summation A माइनस समेशन आई आर, समेशन आई आर इक्वल टू 0 और समेशन ए इक्वल टू समेशन आई इंटू आर। मतलब जितना आप ईएमएफ अप्लाई करेंगे वो सभी रेजिस्टेंस जो सर्किट में होंगे उनके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। अब हम लोग अगर सर्किट फर्स्ट लूप सेकंड 2 लूप बनाया हमने, अगर इनके लिए इक्वेशन से डिजाइन किया जाए तो क्या इक्वेशन बनेंगे जरा देखेंगे। फॉर लूप फर्स्ट और दूसरा लिखेंगे फॉर लूप क्या? सेकंड। जब फर्स्ट लूप के लिए हम लोग लिख रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट लूप में देखो हमने पॉइंट ले लिया, चलो जो पॉइंट दिखा दें पहले, ए बी सी डी ई एफ, ये डिफरेंट हमने पॉइंट्स ले लिया। ठीक है, पूरे सर्किट में देखो फर्स्ट लूप है ए बी ई एफ ए। ठीक, याद रखेंगे ये जो डायरेक्शन हमने दिखाया ये डायरेक्शन होता है मूवमेंट का। आप क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई भी चूज कर सकते हैं, बट एक अपने किसके लिए? कंट्रोवर्सी को बचने के लिए। ठीक, आप अगर ऊपर वाले को एंटी क्लॉक लीजिएगा तो नीचे वाला भी एंटी क्लॉक लीजिएगा, ऊपर वाला क्लॉक लीजिएगा तो नीचे वाला भी क्लॉक लीजिएगा। ये रूल नहीं है, ये अपने कन्वेंशनली हम लोग लेते हैं, मतलब जो अजीब में, क्योंकि अगर एक को क्लॉक लेंगे दूसरा एंटी क्लॉक लेंगे ना, तो डायरेक्शन वगैरह सेलेक्ट करने में फिर आप इक्वेशन बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां से भी आएगा ठीक, लेकिन फिर गलत होने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए दोनों को जो भी आप रोटेशन लीजिएगा वो सेम डायरेक्शन में लीजिएगा, आइदर क्लॉकवाइज और क्या एंटी क्लॉकवाइज। या तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो या तो आपका क्या हो एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों सेम डायरेक्शन में आपके होने चाहिए। ठीक है, तो समेशन ई माइनस समेशन आई आर इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ से या समेशन इक्वल टू समेशन आई आर हम लोग फर्स्ट लूप के लिए जब लिखेंगे बेटा, तो फर्स्ट लूप के लिए देखो यहाँ पे चले ए से बी तक, ए से बी के बीच में कुछ है क्या? नाइदर सेल ना रेजिस्टेंस। सर्किट को जहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग इंडिकेट किए हैं वहीं पे रेजिस्टेंस क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। बाकी सर्किट आइडेंटिकल माना जाता है, मतलब आइडियल होने का मीनिंग बीच का कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, वायर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन जब तक यहाँ रेजिस्टेंस इंडिकेटेड नहीं है
तब तक हम लोग रेजिस्टेंस क्या मानेंगे, उसका 0 कंसीडर करेंगे, आइडियल कंडक्टर वाली कहानी मानी जाएगी। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट लूप के लिए बेटा, देखो ए से बी गए कुछ नहीं मिला, तो अगर हमने लिखा है यहाँ पे वी ए, मान लो ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है, ठीक, यहाँ से आप पहुंचे यहाँ तक कुछ नहीं, बी से आप सी जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो करंट कितना जा रहा है I3, रेजिस्टेंस R3 है, और हम लोग करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, और करंट की डायरेक्शन में जाने पे आपको बोला था क्या होता साइन, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। हम लोग पहुंच गए पॉइंट ई पे बेटा, देखो ई से एफ की तरफ आप मूव करोगे फिर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट तो यहाँ से जाएगा, जब यहाँ पहुंचेगा बेटा I3, तो जिससे मिलके बना था उसी में फिर से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से I1 आया था तो ये I1 इधर गया, I2 इधर से आया तो I2 इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप देखो कहाँ से चला, एफ से ए की तरफ रिटर्न हो रहे हो, करंट हमारा इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है और हम लोग रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आएगा माइनस I1 R1। सेल देखो, सेल में कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस की माइनस, प्लस क्या E1 इक्वल टू, फिर कहाँ पहुंच गए उसी पॉइंट पे, तो बी ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जहां से गए थे वहीं पहुंच गया यार, तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम कैंसिल हो गया। बचा हमारा देखो यहाँ से ये नेगेटिव है, इन दोनों को हम अगर इधर ले लें तो E1 की जो वैल्यू आएगी, E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस कितना I3 R3 हो गया। एक क्वेश्चन हमने बना लिया बेटा, E1 की वैल्यू I1 R1 प्लस I3 R3 के बराबर हो गया, ठीक। लूप सेकंड के लिए देखो डिस्कस करते हैं बेटा, हम लोग बी से ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, बी से सी, सी से डी, डी से ई, डी से बी पे आ रहे हैं, तो अगर बी की वैल्यू जो है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल सपोज दैट बी है, तो बी यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, देखो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो साइन क्या लें, माइनस E2। करंट हमारा इधर की तरफ आ रहा है और हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस क्या I2 इंटू R2। हम लोग यहाँ पहुंचे बेटा, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर इधर चल रहे हैं, इधर हमारा जो रेजिस्टेंस है R3 है, करंट आपका I3 आ रहा है बट अपोजिट जा रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस कितना I3 R3 इक्वल टू, फिर कहाँ पहुंच गए, बी कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाओगे तो ये भी निगेटिव होगा और ये निगेटिव कट जाएगा, तो दूसरा रिलेशन मतलब E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I3 क्या R3। इसमें I3 की जगह पर I1 प्लस I2 रख सकते हैं, I3 की जगह क्या रख सकते हैं, I1 प्लस I2। अब इन क्वेश्चन से जो भी डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा, जैसे मान लो हमें निकालना हो, कोई भी I1 की वैल्यू मालूम निकालनी है, एक नोन होगा, दूसरा एक नोन होगा तो दूसरा हमारा नोन होगा, इसमें से इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे E1 माइनस E2, I1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 आ जाएगा, ठीक। तो जो भी चीज हमारे एक अननोन क्वांटिटी रहती है, इन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक। उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। अगर हम लोग कहा जाए सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन क्या, सेकंड फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट, सेकंड को अगर फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आएगा बेटा कितना, E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस कितना I2 R2। ये वाला फैक्टर दोनों जगहों से क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेट करके अगर कोई डाटा निकालना है तो जो भी अननोन फैक्टर रहेगा उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका, तो इसी को हम लोग किरचॉफ क्या कह लेंगे, सेकंड लॉ या लूप लॉ कह लेते हैं। इसके बेस पे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, ठीक, आपको करंट वगैरह की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और वो भी हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको बैलेंस फॉर्म में नहीं होता, तभी किरचॉफ सेकंड लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे इसके बेस पे आपको पूछे जाने की जो टेंडेंसी है, अनबैलेंस केस में कम पूछा जाता है क्योंकि टाइम टेकन होता है, आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो समय लगता है। इसलिए जो टेंडेंसी जो आपके है क्वेश्चन पुटअप करने की, वो थोड़ी कम है। हाँ बेटा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते नहीं आता है या आएगा नहीं,
बट टेंडेंसी जो है चूंकि टाइम टेकिंग होने की वजह से कम है। हाँ जी, हाँ तो चीज ध्यान रखना है, इसलिए साइन कन्वेंशन आपको पहले बता दिया गया है। हाँ बेटा, तो अगर साइन कहीं गड़बड़ करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव हो ही जाएगा। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कोई भी सर्किट है उसमें करंट दी रहेगी, अगर वो अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से कितना करंट पास आउट होगा या उस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा या कितना आपका वहाँ से करंट क्या करेगा पास आउट होगा। तो एक इस तरह से क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट होता रहता है, ये में भी होगा, ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, पावर इसी बात से पढ़ा रहे हैं, तब करिएगा। ये क्वेश्चन यही बना लीजिए, डाटा नहीं है, उसी रेजिस्टेंस के टर्म में दिया गया है। लिखिएगा बेटा, 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3। 3 रेजिस्टर्स, क्वेश्चन लिखिएगा, 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 R1, R2, R3 are connected as shown in the given circuit. Are connected as shown in the given circuit. लिखिएगा, the ratio of I3 upon I1, ratio of I3 upon I1, ratio of I3 upon I1 of current in terms of resistances used in the circuit is, in terms of resistances used in the circuit is, हो गया। देखो कंडीशन क्या है, ऐसे दिया गया डायग्राम बेटा, ये कुछ इस टाइप से आपको क्या दी गई बेटा, सर्किट है, और ये फिर कंबाइंड होकर आपस में क्या हो रही है, ये केस आपको दिया गया है डायग्राम में। ठीक, बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, आपको I2 अपान I3 रेशियो किसका फाइंड करना है, I2 बाई I3 का रेशियो फाइंड करना है इन गिवन सर्किट। हाँ, I3 अपान I2 है, जो क्वेश्चन में वो कोई भी जो दिया है वही निकाल लो बेटा। I3 अपान I1 का पूछा है बेटा, रेशियो I3 अपान कितना I1 का पूछा गया है। यहाँ पे रेशियो जो है बेटा I3 अपान I1 का पूछा गया है। ठीक, अब जरा सा आप डिटरमाइन करेंगे या बताएं,
अगर आ रहा हो तो बस वेट करें और नहीं तो बता दें, जल्दी करिए। आ गया? नहीं आया? आप लोग का लग रहा है? बताएं बेटा। चलिए देखिए, जब भी कहीं सर्किट में करंट बाइफरकेट होता है यानी कि अलग सेगमेंट में ब्रेक करता है, ठीक, उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे लिया है टोटल इनकमिंग करंट कितना है, I1 है, ठीक, इनकमिंग करंट कितना है आपका, I1 है, और हमें ये बाइफरकेट हो रहा है I2 और I3 में, ठीक। जब हमें किसी भी सेगमेंट में करंट की वैल्यू फाइंड करना होता है तो जैसे हमें I2 निकालना है बेटा, क्या I3 जो जरूरत है वही निकाल लेते हैं। I3 की वैल्यू आपको निकालना है, तो I3 इक्वल टू आपका होगा I1 टोटल इनकमिंग करंट, भाई यहाँ से आ रहा तो वही करंट यहाँ से आएगा ना, I1 यानी कि इनकमिंग टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड अपोजिट सेगमेंट। कितना है इसका रेजिस्टेंस, R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ बोथ सेगमेंट R2 प्लस R3। तो ये I3 की वैल्यू हो गई। ऐसे अगर आपको I2 निकालना होता तो I2 इक्वल टू I1 इनकमिंग करंट टोटल इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट सेगमेंट कितना है R3 अपॉन सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेज R2 प्लस कितना R3। ये कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से जब भी कोई करंट से कहीं बाइफरकेट होता है, ठीक है, दो सेगमेंट में, तो किसी सेगमेंट में अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल इनकमिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट सेगमेंट बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ बोथ सेगमेंट, ठीक। तो वहां से हम लोग इसका यूज करके करंट की वैल्यू को क्या कर लेंगे, आप डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक। तो आप निकालोगे तो I3 की वैल्यू I1 R2 अपान R2 प्लस R3, I2 की वैल्यू I1 R3 अपान R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 के बराबर होगा, ठीक। तो इनके बेस पे हम लोग करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, आपको I3 अपान I1 बेटा निकालना था। देखो I3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना, I1 इंटू R2 अपान R2 प्लस R3, और I1 तो ऑलरेडी I1 है, ये दोनों उड़ गया ना, तो बचा कितना I3 अपान I1 इक्वल टू R2 बाई R2 प्लस R3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, निकल जाएगा। और अगर यहीं से बेटा निकालना हो सकेगा वहीं और एक बार कर लो, एंड आल्सो फाइंड रेशियो ऑफ I2 एंड I3, वहीं कर लो क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड रेशियो ऑफ I2 एंड I3। जी सर, I1 तो I1 ही है ना, वो तो ऑलरेडी दिया ही है, उसमें कहाँ बदल रहा है यार, I1 तो I1 ही आ रहा है ना, कुल करंट। आल्सो फाइंड रेशियो ऑफ I2 एंड I3, रेशियो ऑफ I2 एंड I3 के रेशियो फाइंड करने हैं आपको, रेशियो ऑफ I2 एंड I3। रेशियोज ऑफ I2 एंड I3। हाँ जी, I1 हाँ, I1 तो I1 के बराबर ही रहेगा ना, वो तो वही आ रहा है मेन करंट। अरे हमने 20 रुपया दिया, 5 उनको दे दिया, 15 आपने ले लिया, तो दोनों का सम तो हमारा वही रहेगा ना, उसमें कहाँ बदल रहा है बेटा। I1 तो I1 ही है ना, तो ऊपर नीचे I1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
हो गया बेटा, कितना आया? I2 अपन I3 क्या आ गया? सिंपल सा देखो, I2 कितना है? I1 R3 अपान R2 प्लस R3, और I3 है I1 R2 अपान R2 प्लस क्या? R3। ये कैंसिल, ये फैक्टर कैंसिल, बचा कितना? R3 अपान R2। देखो एक चीज यहाँ से आपको मिलता है कि अगर कोई भी करंट बाइफरकेट हो रहा है दो पार्ट में, तो उस सेगमेंट में जाने वाली जो करंट होती है, ठीक, ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना। तो जिस सेगमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी। अरे जैसे आपके घर जाने के दो रास्ते, एक टूटा फूटा है और एक वाला स्मूथ है, तो किससे जाते हैं? स्मूथ से हम ज्यादा जाएंगे। तो ऐसे ही करंट भी सेम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अपने लैंग्वेज में कह लो रोड टूटा उटा है ना, तो वहां से करंट कम जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम, रोड स्मूथ है, तो वहां से ज्यादा जाएगा। ऐसा समझ हो गया? ये कंडीशन आपका होता है बेटा, यहाँ से हम लोग डिनोट कर लेते हैं क्या होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, समझ गए? कर लेंगे इलेक्ट्रिक पावर। हो गया? देखो पावर क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड आपका होता है सर्किट में पर सेकेंड, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कह लेते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, जैसे आप मान लो फैन है, कितने पावर का है, होता है ना, 60 वाट का है, इतने वाट का है, बल्ब है, और इंस्ट्रूमेंट आपके घर में होते हैं, तो कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के पावर अलग अलग है। इसका मतलब हो गया जितना वो पावर है उतनी एनर्जी पर सेकेंड वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। अगर रेटेड वोल्टेज पे आप यूज करोगे तो उतनी एनर्जी वो क्या करेगा? पर सेकेंड कंज्यूम करेगा, तो वो कहलाएगा उसका क्या? पावर। और जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, तो पावर जो लिखा जाता है कि पावर P इक्वल टू V इंटू आई, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक, पर सेकेंड इस कॉल्ड क्या हो जाएगा? इस पावर। यानी जो पर सेकेंड किसी सोर्स में यानी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, स्टोर्ड है, वो हमारा पावर कहलाएगा। जो या जितना कंज्यूम हो रहा है पर सेकेंड, वो उसका पावर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो लेते हैं P इक्वल टू होता है बेटा V इंटू आई। हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था P इक्वल टू क्या? W/T। ठीक, तो बेसिक तो वहीं से रिलेट करते हैं कि जितना एनर्जी है वर्क डन के फॉर्म में है अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे जब लिखेंगे तो जो पावर होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, P की जो वैल्यू होती है वो उस सर्किट के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा रिलेशन आप बनाओगे, आपने फार्मूला पढ़ा V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो V इक्वल टू आई आर होगा, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू R।
तीसरा आपने पढ़ा आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, आई इक्वल टू क्या होता है बी बाई आर होता है, तो आई के जब बी रख दो तो बी इंटू बी स्क्वायर बाई क्या आर। तो हम तीन रिलेशन यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, एक हो गया वी इंटू आई, दूसरा आई स्क्वायर इंटू आर, तीसरा वी स्क्वायर बाई क्या आर। तो ये किसी सर्किट में अगर करंट आपकी फ्लो कर रही है, कितना पावर वहाँ से जनरेट होगा, ठीक, वो वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेटा। P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो वो कंडीशन आपका होगा। और यूनिट क्या होगा, जग जाओ जरा बेटा, खड़ी हो जाओ, नींद आ रहा है? तो अब तो पार्टी भी खत्म हो गई, शादी तो खत्म हो गई, चलो बर्थडे पार्टी अब चल रहा है ना। बताओ क्या यूनिट क्या होगा बेटा, वाट, ठीक, या जूल पर सेकेंड कहेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जो लेते हैं बेटा, जो यूनिट लेते हैं जूल पर सेकेंड आर वाट कह लेते हैं, जूल पर सेकेंड आर इसे क्या कहेंगे वाट कह लेते हैं, ठीक। क्या जूल पर सेकेंड या वाट कह लेंगे, तो ये पावर की आपकी यूनिट हो गया। अगर डायमेंशन पूछा जाए तो आप जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बेटा, टाइम कम है। जूल पर सेकेंड आर वाट, अगर डायमेंशन पूछा जाए तो क्या होगा जी? बीमा, कितने लोग बताएंगे? बता रही हो या खड़ी हो जाओ? क्या होगा बेटा, जो यूनिट आपका होगा इसका वो क्या आएगा आपको, यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? अब यूनिट तो बता, सॉरी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा? और लोग देखो होता क्या है जी, टी की पावर माइनस 4, कहाँ से 4 लाया बेटा? अरे वागडन का एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, फिर टी से भाग देगी तो टी -2 पहले था, एक टी और गया माइनस में, तो कितना हो गया? तो -3, तो -4 कैसे निकाल रही? तो टाइम फिर इससे करेंगे ना सर। अरे भाई यही तो लिखा, W का होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2 अपान क्या, ये ए टी कहाँ से ला रही है, खाली टी है ना। अरे भाई वी पी इक्वल टू कितना होता है, आपने कहा यहाँ से निकालो, इस यूनिट से निकालो ना, जूल, वागडन की यूनिट जूल हो गई, और जूल को लिखते हैं ml स्क्वायर टी के पावर -2 और अपान सेकेंड, टाइम एक ही बात तो है ना, तो टी से फिर भाग दें, टी के पावर -3 हो जाएगा, -4 नहीं, डबल बार मार दिया। बैठो, अरे भाई WIQ होता है बेटा, WIQ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, तो V इंटू आई करोगी तो फिर से आपको मिलेगा, फिर आपको लंबा काहे खींच रहे हैं। हमेशा क्या करें, SI यूनिट वाले सिस्टम से आप डायमेंशन निकाला करो, गलती कम होगा, या क्या, ठीक। और बाकी वाले से अगर निकालोगे तो वहाँ पे, ठीक, तो यहाँ डायमेंशन अगर लिखेंगे बेटा, यूनिट आपका हो गया ये, अगर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे क्या आएगा, ml स्क्वायर टी के पावर -3 के सॉरी टी के पावर -3, ठीक। तो कंडीशन आपका हो गया ml स्क्वायर टी के पावर माइनस क्या आ गया आपका 3 आ गया, क्योंकि W/T है तो W हो गया ml स्क्वायर टी के पावर -2 अपान टी ऊपर गया तो वो भी माइनस हो गया, तो ml स्क्वायर टी के पावर माइनस क्या आ गया 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग पावर का डायमेंशन और यूनिट निकालते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, हो जाएगा बेटा। तो लिखिए बोले लिखना, द एनर्जी स्टोर्ड in electric field due to flow of
charge, due to flow of charge per second is called, फ्लो ऑफ चार्ज बगैर करंट कर लो, इसके लिए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर लिखिएगा, इट इज गिवन बाय रिलेशन, नोट कर लो इसे बेटा। जो एनर्जी पर सेकेंड आपकी फ्लो कर रही है किसके, करंट फ्लो करने की वजह से, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक क्या कह लेंगे, पावर कह लेंगे। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हो गया? क्वेश्चन लिख लीजिए इस पे एक, ना बोले, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, लिखिएगा 50 ओम, हाँ 50 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 50 ओम, लिखिएगा। इफ potential applied across the circuit, potential applied across the circuit is 200 volt, then determine current flowing through the circuit, and power generated in circuit, या पावर लॉस भी उससे कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें करंट की वैल्यू निकालना, पावर की वैल्यू निकालना है, पावर जनरेटेड इन सर्किट। पावर सही लगाई हो, चेक कर लीजिए। और 400, अरे भाई आपने करंट निकाला होगा, I इक्वल टू बी बाई आर किया,
200 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई दी गई, 50 ओम था रेजिस्टेंस, कितना आ गया 4 एम्पियर। अब आपको हम लोगों ने करंट निकाल लिया, तो P इक्वल टू आप किससे निकाल सकते हो, V इंटू आई। अगर करंट नहीं निकालना होता तो हम से P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वाले से लगा लेते, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, बदलेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितना 200 वोल्ट, I की वैल्यू 4, तो आ गया कितना 800 वाट। इसकी बड़ी है जो लार्जर यूनिट हम लोग किलोवाट वगैरह, किलोवाट मेगावाट वगैरह भी लेते हैं, ठीक। बड़ी यूनिट क्या लेंगे आप, किलोवाट और मेगावाट। क्यों गलत लिख लेती हैं, पता नहीं यहाँ देख भगवान ने यहाँ इतनी बड़ी चिप दी है, इसको सही सही सुना करो, नहीं सही लिखा करो। अब 200 बोले थे 20 लिखी हो तो आप, हाँ लगा, अरे साहब यहाँ से लगा लीजिए ना, क्योंकि हम लोगों ने आई निकाल लिया था, तो इसलिए जैसे बी की वैल्यू 200 गुणे 200, आर की वैल्यू 50, 4 टाइम जाएगा तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 800 वाट। तो कहीं से भी निकालेंगे बेटा रिजल्ट वही आएगा, किसी से निकाल लीजिए आपकी मर्जी। तो करंट हम लोगों ने निकाल रखा था तो P इक्वल टू VI कर लिया, करंट नहीं निकाला होता तो हमेशा V स्क्वायर बाई R से यहाँ पे निकालते, कर लेंगे ना। एक और बोल दें, हाँ करेंगे, चल ये 12 वोल्ट की बैटरी है बेटा, कितने वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। यहाँ से 2 रेजिस्टेंस से लगाए गए, दो रेजिस्टेंसेस हम लोगों ने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट किया। कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक आपका 6 ओम का है, तो जो ऐसा दें जो आसानी से 12 आप कर लो, मान लो इसकी वैल्यू आपको, चलो सेम ले लेते हैं, 6 ओम ए भी है बेटा और 6 ओम ए भी है, ठीक। आपको यहाँ से डिटरमाइन करना है, लिखिए डिटरमाइन पावर, डिटरमाइन पावर, ठीक, ड्रॉप थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस, पावर ड्रॉप थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब जो पावर आपका होगा जनरेट, पावर जनरेटेड कर लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हाँ 6 ओम के दोनों हैं, अलग अलग दे दें, हाँ तो जो अलग कर देते हो, एक चीज और क्लियर हो जाएगा आपका। पावर जनरेटेड थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मान लो 2 ओम का ले लिया, एक 6 ओम का ले लिया बेटा, जल्दी करिए। क्या करी बेटा, क्या पूछा आपसे, डिटरमाइन पावर जनरेटेड थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक से अलग अलग निकालना है, आपने तो कंबाइंड सर्किट में निकाल दिया। हाँ लगाओ तो मार खाएगी। पावर जनरेटेड थ्रू ईच रेजिस्टेंस लगाइए,
पावर जनरेटेड थ्रू ईच रेजिस्टेंस निकालना है। एक का 24 एक का 72 एक का 24 एक का 72 सही सही है। सही लगाओगे तो सही रहेगा। देखो भैया पावर हमें निकालना है यार, क्या पावर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ये दोनों पैरेलल में है और हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम सेम होगा एंड इट इज इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड बाय द सोर्स। यही पढ़ा था ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा पोटेंशियल सेम होंगे और उसकी वैल्यू जो आपकी होगी जो सोर्स के पोटेंशियल है उसके बराबर लेते हैं, क्योंकि सर्किट को हम लोग आइडेंटिकल आइडियल सर्किट माना जाता है। ठीक, तो इस केस में देखो यहाँ इसके थ्रू भी हमारा पोटेंशियल 12 वोल्ट, इसके थ्रू भी पोटेंशियल कितना आएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ से भी 12 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है और यहाँ से भी 12 वोल्ट पोटेंशियल, सिंस बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। का क्यों पूछा जाए तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं इसलिए। ठीक, हम लोगों ने अगर इसके लिए P6 कर ले यानी 6 वोल्ट वाले के 6 ओम वाले की वजह से, तो आपका फार्मूला क्या था V²/R। ठीक, तो इसको R6 कर लिया तो V की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर अपन R की वैल्यू 6 है। 12 का स्क्वायर हाँ 6 2 जा 12 बचा आपका 2 24 6 4 जा 24 यानी 6 ओम के थ्रू जो आपका आ गया 24 वाट आ गया। पावर कितना जनरेट हो रहा है 24 वाट अक्रॉस 6 ओम। दूसरा करोगे P2 2 ओम के अक्रॉस V² अगेन R2 आएगा तो यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर अपान कितना 2, 12 का स्क्वायर 144/2 आप डिवाइड करेंगे तो 72 वाट आ गया। तो 2 ओम के अक्रॉस जो पावर जनरेट हो रहा है वो 72 वाट है बेटा और 6 ओम के अक्रॉस जो आपका पावर जनरेट हो रहा है वो 24 वाट। समझे। और टोटल पूछा गया होता तो जो आपने निकाला था, ठीक, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तब फिर उसके अकॉर्डिंग से निकालते। कर लेंगे। तो ये बेटा होता है हमारा पावर। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह कैसे होती क्या होती है, थोड़ा पढ़ के आइएगा। ठीक, कल इसको एनर्जी वगैरह बता दिया जाएगा तो देखा जाता है कितना मैनेज होता है। ठीक।